जंगल कुछ के लिए आकर्षक, रहस्यमय और कभी-कभी रोमांच और मनोरंजन का साधन, और कई लोगों के लिए है जिंदगी। अगर इसमें आग लग जाए तो खुद के साथ साथ जिंदगियां और कई उम्मीदें भी जलकर राख हो जाती हैं। हम इंसान अपने फायदे के लिए जंगल का कई तरह से दोहन करते हैं और कई बार इसमें आग लगने का कारण भी बनते हैं। फिर उसे बचाने की भी कोशिश करते हैं, बस चंद पौधे लगाकर। आज हम एक ऐसे समूह की कहानी पे गौर करेंगे जो ना सिर्फ आग से अपने जंगल को बचाने के लिए एकजुट हुए, पर उसे साकार करके एक जबरदस्त परिवर्तन ले आए अपने जीवन में, जंगल में और पर्यावरण में। पर सवाल है, कैसे? इस चमत्कार के लिए जिन तरीकों को उन्होंने अपनाया उसे कहते हैं ANR, यानी कि असिस्टेड नेचुरल रीजेनरेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम इंसान मदद करते हैं प्रकृति को पुनर्जीवित होने के लिए, जिसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे उत्तराखंड स्थित शीतला खेत के उन लोगों से, और खास करके वहां की महिलाओं से, जिन्होंने जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान द्वारा ये चमत्कार करके दिखाया। सुधीर जी, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा जो जंगल है, अगर मैं आपको इससे 40-50 साल पहले ले जाऊँ, आज से 40-50 साल पहले ले जाऊँ, तो ये जंगल था हमारा, पूरा मिश्रित जंगल था। बांज, बुरांस, उतीस, काफला यार। अगर अब इसको आप वन विभाग के जो आंकड़े हैं उनमें देखें तो हमारे पास 123 प्रकार के यहाँ पे वृक्ष हुआ करते थे। और उतनी ही झाड़ियाँ, उतनी ही घास, उतनी हर्ब्स, उतनी श्रब्स, मतलब अनगिनत हमारे पास था। और मिक्स फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं वो था हमारे पास। लेकिन वो मिक्स फॉरेस्ट कई सारे कारणों से कटा। उसके पीछे सबसे जो बेसिक रीजन क्या रहा, कुछ अदूरदर्शी नीतियाँ विभागों की थी। उन्होंने कोयला बनाने के लिए और चारकोल के लिए यहाँ से जंगल काट के अल्मोड़ा रानीखेत सप्लाई किया। लेकिन उसके अलावा एक जो बड़ी ज़रूरत थी हमारी, जो ग्रामीणों की जो जनजीवन था, हमारा उत्तराखंड का तब का समाज खेती और पशुपालन पर आधारित समाज था। खेती के लिए उसको हल चाहिए, लकड़ी का हल चाहिए, जुआ चाहिए लकड़ी का चाहिए, दना चाहिए लकड़ी का चाहिए। और वो लकड़ी आएगी कहाँ से? वो लकड़ी अल्टीमेटली इसी जंगल से आई। और वो जंगल के लिए भी कौन सी लकड़ी आई? जो बांज हमारा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है सिल्वर ओक, जिसको हम पहाड़ का कल्पवृक्ष भी कहते हैं, जो हमारे पानी का आधार है, जैव विविधता का आधार है। तो वो पेड़ हमारा कटा। उसके अलावा अभी हमारे पास तो गैस आ गई आज की डेट में, लेकिन तब के समय में हमारे पास खाना बनाने के लिए, रोटी पकाने के लिए गैस की सुविधा नहीं थी। तो उस वक्त भी लकड़ी कटी। तो उस वक्त के लोगों की ज़रूरतें थी, लेकिन उस जंगल के हमको फ़ायदे भी थे। देखिए, उस जंगल के होने से फ़ायदे क्या थे कि जितने भी हमारे पानी के स्रोत थे उनमें साल भर पानी रहता था। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि आज तो बिजली से चलने वाली चक्की आ गई है या डीजल से चलने वाली चक्कियाँ आ गई हैं। उस वक्त जितने भी हमारा गेहूँ पिसाई होती थी, मडुआ पिसाई होती थी, वो पंचक्कियों से होती थी। अच्छा। तो मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ आपको कि गर्मी के दिनों में इतना पानी होता था कि गर्मी के दिनों में घट चला करते थे। जो पंचक्की जिसको हम घट बोलते हैं, वो तब भी चला करते थे। घट या घराट आप कह सकते हैं। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे जो मिक्स फॉरेस्ट थे वो कटे, जैसे हमने आपको कारण पहले ही बताया, कहीं लकड़ी के लिए कटे, कहीं कृषि उपकरणों के लिए कटे। एक छोटा उदाहरण मैं आपको और देना चाहूँगा। वन विभाग के आंकड़े हैं 1991 का, इनका वर्किंग प्लान्स बनती है 10-10 साल में। तो वन विभाग के आंकड़े कहते हैं कि 1991 में अल्मोड़ी में 1,27,000 लकड़ी के हल थे। अच्छा। अब वो 1,27,000 लकड़ी के हलों के लिए पेड़ कहाँ से आए? जी। आप समझ सकते हैं कि एक साल में कितने पेड़ कटे होंगे। इसी बात को आप उत्तराखंड की जितनी भी आबादी है उससे कोरिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि हर साल लाखों की संख्या में हल बनाने के लिए लकड़ी, बांज के, मेहल के, सानड़ के पेड़ कटे। अच्छा। तो वो मुझे लगा मैंने एक पेड़ काटा, आपको लगा आपने भी एक पेड़ काटा, लेकिन ओवर द पीरियड को कटते कटते करते वो नुकसान बहुत बड़ा हुआ। जब मेरी 2001 में शादी हुई थी, तो यहाँ मैं जब फर्स्ट बार आई थी तो मेरे को जंगल ले जाया गया। तो यहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए बोला गया, तो लकड़ियाँ वहाँ पर कट रही थी, पेड़ें ज़्यादा, चीड़ की पेड़ें ज़्यादा कट रही थी। तो मैंने कहा, अरे ये चीड़ की पेड़ें क्यों काट रहे हो आप लोग, कि और चीज़ की लकड़ियाँ क्यों नहीं काट रहे हो? कांटेदार लकड़ियाँ, झाड़ियाँ होती है जिससे ज़्यादा नुकसान होता है, उस चीज़ों को काटें। तो कुछ बहनों ने मुझे ये बोला कि आप जैसा हमारे गाँव में चल रहा है कि सभी पेड़ काट रहे हैं, तो हम भी वही करेंगे, हम अलग थोड़ा ना कर सकते हैं। तो मैंने भी उनके संग मिलके ऐसी पेड़ काट के घर लाई। तो मैंने अपनी सास को भी बोला कि ये गलत है, चीड़ के पेड़ काटने, हमारे मायके में तो नहीं कटता है, मगर यहाँ तो बहुत पेड़ कटते हैं। तो मेरे सास ने भी कहा, जैसे सब लोग
लोग काट रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष करके मुझे भी ऐसे बोलो तो जाती तो थी साथ में उनके संग काटने भी। एक बार तो जंगल में मैं अकेले रह गई, कांटेदार लकड़ियाँ काटी थी, वो देर में कटती हैं और जो चीड़ की लकड़ियाँ हैं वो फटाफट कट जाती थी। तो ऐसी मैंने भी सोचा कि यार ये तो गलती है करके। बाद में बच्चों ने भी बोला मम्मी ये गलती है पेड़ काटना। हमें स्कूल में बार-बार टीचर भी बोलते हैं कि जंगल बचाओ, इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है, पानी मिलता है और जानवरों के लिए चारा भी मिलता है। तो ज़रूरतमंद जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हीं को काटो, बाकी ऐसी लकड़ियाँ मत काटो कच्ची, जिससे हमारा पूरा जो धरती है पूरा वो जी। मतलब नष्ट हो जाए। आने वाले भविष्य के लिए हमें ना हवा मिले, ना पानी मिले, ऑक्सीजन की बहुत कमी रहेगी। तो इसलिए हमने धीरे-धीरे करके मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने कुछ महिलाओं के अपने संग बोला भी, समूह था मेरा एक, मैं समूह में भी जुड़ी। मैंने उसमें भी बात रखी कि आप लोग पेड़ काटना बंद कर दो धीरे-धीरे करके और हम एकजुट होके मतलब गाँव वालों को समझाएँ। तो मुझे वहाँ पर कितने महिलाओं ने थोड़ा गाली भी दी अच्छा। और कुछ ताने भी सुनाए। तो मैंने फिर धीरे-धीरे करके मैं बढ़ती गई, मैं पीछे हटी नहीं। मैंने धीरे करके 10 साल के अंदर मैंने वो जंगल बंद करवा दिया। तो कितनी महिलाएं ऐसे जुड़ी हुई हैं? मेरे वहाँ पर अभी मेरे संग 80 में बहनें जुड़ी हैं। पहले मेरे संग 10 ही बहनें थी, जिस टाइम मैंने जंगल बंद करने के लिए बोला था। थी तो बहुत ज़्यादा जंगल में, तो बोलती थी तुझे बड़ा जंगल बचाने की हो रही है, और तो नहीं बचा रहे, और तो नहीं काटे, तेरे एक ना काटने से क्या जंगल बच जाएगा? अच्छा। ये बोलते थे। तो मैंने कहा मैं नहीं काटूँगी, मेरी दूसरी सहेली नहीं काटेगी, तो तीसरी नहीं काटेगी, तो धीरे-धीरे करके मैंने कहा दूसरी औरतें भी काटना बंद कर लेंगी। मगर बहुत कठिन का सामना करना पड़ा मुझे, ताने भी सुनने पड़े। एक बार तो वहाँ पर उतीस का पेड़ था, तो वहाँ पर एक औरत उस टहनियों को काटने लग गई थी, ऊपर से ही काटने लग गई थी। तो मैंने उससे बोला कि बहन ये टहनियाँ मत काट तू, इससे क्यों पानी का स्रोत होता है। तो हमारे गाँव में देखो आज पानी के लिए हम तरस रहे हैं, कल यही पेड़ हमें पानी देगा। उतीस का पेड़ था। तो दूसरी बार मैं जंगल गई तो फिर काटने लग गई। मैंने खाली उससे झूठ बोल दिया कि मैंने तेरी वीडियो बना दी और मैं आगे भेजती हूँ। अच्छा। मैंने उसे डरा दिया मतलब। तो दूसरे दिन बोलने लग गई दीदी मैं नहीं काटूँगी आज से ये पेड़। आज वो पेड़ वहाँ पर हरे-भरे हैं। पहले जैसे हम जंगल से एक पेड़ काटते थे हल बनाने के लिए, पूरा पेड़ काटते थे, तो उससे हम हल बनाते थे, तो उससे हमारा एक पेड़ का नुकसान पूरा हो जाता था। तो गाँव में कम से कम 250 लोग तक रहते हैं, तो सारे लोग अगर 250 पेड़ काटेंगे तो कितना जंगल बचेगा। और कुछ गाँव में महिलाएँ हैं, तो परेशान मतलब गरीब परिवार से हैं, तो उनको सिलेंडर भरने में दिक्कत आती है, तो वो जंगल जाके उनको लकड़ी काटनी ही पड़ती है। अगर वो लकड़ी नहीं काटेगी तो खाना कैसे बनाएगी, और गैस वो भर नहीं सकती है। गैस है हालाँकि, लेकिन भरने में थोड़ा दिक्कत आती है। महँगाई। और उसके बाद जो उस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ क्या थी, हमारे जितने भी यहाँ पर खेती बागवानी की मैंने बात कही आपसे, हमारे पास सबके पास सेब के बगीचे हुआ करते थे। अच्छा। जैसे आप चौबट्टा गार्डन आपने नाम सुना है, बहुत फेमस गार्डन है, कभी विश्व प्रसिद्ध गार्डन हुआ था। शाही देवी का गार्डन है, रामगढ़ के बगीचे हैं, या बहुत सारे सेब के बगीचे पूरे उत्तराखंड में हुआ करते थे। उस सेब के बगीचे को जिंदा रखने में चिलिंग टेम्परेचर का योगदान था। अब चिलिंग टेम्परेचर का मतलब है एक टेम्परेचर जिसमें 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, और सेब की अच्छी गुणवत्ता के फल लेने के लिए, पेड़ जीवित रखने के लिए हमें 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर 66 दिन के लिए चाहिए। अच्छा। अब वो 66 दिन का टेम्परेचर तब मिलेगा जब मिश्रित फॉरेस्ट होगा और साथ में बर्फ गिरेगी। अच्छा। और बर्फ उस वक्त मुझे बचपन की याद है हमारी, हम लोग बर्फ में खूब खेला करते थे, और पानी इतनी मोटी मोटी लेयर पानी की जम जाया करती थी, उसको हम खाकर बोला करते थे। अच्छा। तो उस खाकर से, उस बर्फ से एक क्लाइमेट बनता था, और जो 66 दिन का चिलिंग टेम्परेचर हमको देता था। तो हमने बचपन में वो गोल्डन डिलीशियस खाया है, रेड डिलीशियस खाया है, उसकी आज की पीढ़ी कल्पना नहीं कर सकती है। मैंने आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके कमरे में केवल एक डिलीशियस रखा है, कोई मेहमान आपके बाहर से आ रहे हैं, तो पहचान जाएंगे कि इस कमरे में एक सेब रखा है। खुशबू है। उस खुशबू ज़बरदस्त, और क्वालिटी का तो कुछ कहिए मत। और हम लोग उस वक्त बगीचों में रहते थे। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि किस तरह से जंगल कटने से हमें कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। अब जंगल कटे, उसके बाद में क्या हुआ, चीड़ यहाँ पर आया, और चीड़ के आने के पीछे भी कारण क्या है, हमने चीड़ के लिए रास्ता बनाया। ऐसा नहीं कि चीड़ अपने आप आ गया, हमने मिश्रित फॉरेस्ट काटे। चीड़ क्या? चीड़, ये पाइन, जिससे आप पाइन बोल रहे हैं, अल्पाइन। अच्छा। जो अभी जिसको बताया जा रहा है कि पहाड़ के लिए, जैव विविधता के लिए, पानी के स्रोत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये चीड़ बिन बुलाए मेहमान अवश्य है। लेकिन इसको लाने के लिए रेड कारपेट हमने बिछाई। हमने अपने जंगल पुराने काटे, उसकी जगह ये आए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, जब हमने ओवर द पीरियड जंगल, हम लोग नुकसान मजबूरी में कहूँगा उसको मैं, हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने नुकसान किया, चाहे हल के लिए, चाहे लकड़ी के लिए, क्योंकि जलाने के लिए गैस नहीं थी, या पेट्रोल या मिट्टी तेल उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं था। तो वो उससे जंगल का दोहन हुआ। उसके बाद हल के लिए पेड़ कटे। तो इन दो कारणों से जब पेड़ कटते रहे,
तो धीरे धीरे करके हमारा जो जंगल का घनापन था वो सिकुड़ता गया। उस सिकुड़ने से क्या हुआ, जो जाड़ों की बारिश है वो घटती गई। उसके अलावा जो क्लाइमेट है जिसको हम आबोहवा बोलते हैं, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा, एक 2 लाइनें हैं जंगलों के बारे में कि जंगल के क्या हैं उपकार। जंगल के क्या हैं उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, यह सब जीवन के आधार। देखिए मिट्टी है, आप रेगिस्तान से ले आइए मिट्टी, यहाँ पर कुछ बो दीजिए नहीं होगी। उस मिट्टी को मिट्टी बनने में, रेत को मिट्टी बनने में 200 साल लगते हैं। अच्छा। पानी है, पानी का आधार जंगल है। ये तो मैं कहूँगा, दूसरे एंगल से मैं कहूँ, ये शिव जी की जटाएं हैं। जैसे ऊपर से बारिश का पानी गिरता है तो ये पेड़ उन बारिश के पानी को बांध के जमीन के अंदर डालते हैं, फिर वो हमको रिचार्ज में मिलता है। और जो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइमेट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे सेव के मामले में, वो चिलिंग टेम्परेचर गायब हुआ, इसलिए गायब हुआ क्योंकि हमारे चौड़ी पत्ती जंगल यहाँ पर नष्ट हो गए, उसकी जगह पाइन ट्री आ गई। तो जब लगातार इस तरह से दोहन हुआ, बाद में आगे की घटनाएं बढ़ने लगी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, ये सामने आप चीड़ का पेड़ देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं वो स्टेम ऊपर तक जली है और ये क्राउन फायर की वजह से पूरा पेड़ जला है। ये उदाहरण बता रहा है, ये जो पेड़ जला हुआ पेड़ बता रहा है कि आज से जो 12 साल पहले यहाँ पर आग लगी थी, ये पूरा जंगल हमारा नष्ट हो गया। अच्छा। ये पूरा जंगल साफ हो गया था। अच्छा। और ये बार बार बीच बीच में कई सारे कारणों से आग लगते रहती है। अब आग लगने से जो है हमारे जंगल की जो जल अधिग्रहण क्षमता, जो जल को सोखने की जो क्षमता है वो कम होते जा रही है। जहाँ पर जंगल में खूब झाड़ पत्तियाँ होंगी वहाँ पर पानी देर तक ठहरा रहता है, तो धीरे धीरे वो स्रोतों के माध्यम से हमें साल भर मिलता है। अगर जंगल में आग लग जाती है, ये ज़मीन अगर खाली रहती है तो बारिश आती है जून तक, तो वनाग्नि का वो है का समय है, फरवरी से जून तक वनाग्नि का समय है। जून के बाद जो त्राही त्राही मच रही है, इंसानों की जिंदगी जो मिनटों में तबाह हो जा रही है, वो भी अग्नि के कारण हो रहा है, क्योंकि जमीन में जल अधिग्रहण क्षमता जो है खत्म होते जा रही है, वो सोख नहीं पा रही है जल को, तो सीधे बहाव वो काट के ले जा रही है, मकानों को ही बहा ले जा रही है, हमारे खेतों को ही ढला के। हमारे पास खेती करने के लिए 4 खेत हैं, वो बच नहीं पा रहे हैं। पिछले साल 4 ही खेत हैं मेरे अपने, वो सब बह गए हैं। वो किस वजह से कि जंगलों में आग लगने के कारण जंगलों में क्षमता नहीं बची है कि हम जल को सोख लें, तो वो पानी सीधे गाँव की तरफ आ रहा है। तो घर के घर पहाड़, वो पूरे चट्टान खिसक, पर्यावरण की भाषा में बोलूँ तो भूस्खलन, भूक्षरण जैसी जो घटनाएं अब ये जून के बाद देखने को मिलती हैं। जो पिछले सालों में ये केदारनाथ में जो मिनटों में तबाह हो गया था केदारनाथ, तो इस तरह की घटनाएं ये भी हमारे अग्नि के कारण ही हो रहा है। जो हम जंगलों में साल भर, अग्नि जो है, अग्नि का एक मेन रोल मैं कहूँगी, मैं खुद एक महिला हूँ, हम ही लोग हैं खेतों से जलाते हैं, वो फैलती है जंगलों में, हमारे ही घर में आती है और नुकसान हम ही को उससे हो रहा है। बूढ़े आदमी होते हैं, बीड़ी पीते हैं, पी के गाड़ी में माचिस की तिल्ली फेंक देते हैं, तो उससे भी आग फैल जाती है। उससे भी आग फैल जाती है। हाँ। कई बार ऐसा भी होता है कि युवा लोग अपना मनोरंजन करने गए और उन्होंने लापरवाही की, तो उस वजह से भी होता है। हाँ। लेकिन मेन यहाँ जो ओण है उसकी वजह से होता है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है और अदर चीज़ें भी धीरे धीरे लोग उसे भी समझेंगे। ओण हमारे पहाड़ों में जब हमारा फसल का टाइम जब ख़त्म हो जाता है, सारे हमारे खेत साफ हो जाते हैं, तो उस टाइम पे लास्ट में कांटे काटते हैं, तो उन्हें जलाने की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा जो गांव है वो जंगल से लगे हुए हैं, तो जिस कारण इतने मतलब महिलाएं लापरवाही करती हैं। मान लो 2-3 जगह हमने इकट्ठा किया, तो हमने उसने वो वाला ओंड भी जलाया, वो भी जलाया, वो 3 जगह जलाया, तो एक छूट जाता है, तब तक इतने उसको नहीं देख पाती हैं, तो लापरवाही की वजह से। और कई बार हमने जलाया और फिर हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें कोयला वोयला बचा था तो छोड़ा है। 2003 में क्या हुआ, अल्मोड़ा को जो कोसी नदी को पानी सप्लाई करती है, अल्मोड़ा से होती है, कोसी से अल्मोड़ा को जो सप्लाई होती है पानी की, वो कोसी में इतना पानी का लेवल घट गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोसी एक बड़ी नदी है, अल्मोड़ा की जीवन रेखा कही जाती है। 50,000 से ऊपर परिवार रहते हैं, उनको पानी की आपूर्ति करती है, तो वो एक उदाहरण है समझाने के लिए। तो उस वक्त कोसी का जो पानी का लेवल था वो 1400 लीटर पर सेकंड से घट के 96 लीटर पर सेकंड पे आ गया। तो जो पंप है जो पानी सप्लाई करते हैं अल्मोड़ा को, वो काम करने बंद हो गए। अब वो पानी की सप्लाई करने बंद हो गए, 3 दिन बाद अल्मोड़ा को पानी मिला, हाहाकार मच गया। 3 दिन बाद पानी मिला अल्मोड़ा शहर को, वो लोग बड़ी परेशानी में वो लोग दौर गुजरा। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमारे एरिया में भी हुआ। जिन गधेरों में आपको बताया कि घराट चला करते थे गर्मी के महीनों में भी, वहाँ पर पानी मतलब पाँव भिगोने को पानी नहीं था। तो फिर एक शायद भी विकास मंच की परिकल्पना हुई, जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान की परिकल्पना हुई। गिरीश शर्मा जी हैं, गणेश पाठक जी हैं, हरीश बिष्ट जी हैं, कैलाश नाथ जी हैं, रमेश भंडारी जी हैं, इन लोगों की मदद से हमने एक शायद विकास मंच खड़ा किया और गांव-गांव जाके महिलाओं से हमने बात की, भैया कि आखिर ये जो हम लोग कर रहे हैं, जंगल का दोहन कर रहे हैं, तो ये देर सवेर हमको कहाँ ले जाएगा, कहाँ हम जाएंगे। शुरू में महिलाओं ने नहीं समझा, किसी ने बहस भी, किसी ने झगड़ा भी किया, लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया कि हमारे लिए कर रहे हैं, तो 2006-7 के दौर में
हम लोगों ने सब महिलाओं के साथ मिलकर इस जंगल को शाही देवी को समर्पित कर दिया, माँ शाही देवी को समर्पित कर दिया। अच्छा। उसके बाद से चीजें थोड़ा सा बदलनी शुरू हो गई, अच्छा। लोगों का एटीट्यूड बदला जंगल के जी। प्रति, तो जंगल थोड़ा सा हरा भरा बनने लग गया, दिखने लग गया। लेकिन फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स बीच बीच में होते रहे। आमतौर पे हम लोगों ने उसको महिलाओं के सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से, वन विभाग ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई इसमें, हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की और लगातार हम उसको नियंत्रित कर पाए। लेकिन 2012 का एक ऐसा दौर आया, 2005, मुझे अभी भी याद है, 5 जून की रात को आग लगी और हम लोग 3 जगह आग लगी। अच्छा। हम लोग 3 जगह बुझाने में कामयाब हो गए रात को, लेकिन फिर रात के 3 या 4 बजे कहीं से फिर फायर स्टार्ट हुई, हम लोग उसको नहीं बुझा पाए। तो ये पूरा एरिया जो है, जिसको आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा शाही देवी का उत्तरी ढाल है, ये क्राउन फायर के चपेट में आ गया और हमारे सारे एफर्ट्स इसमें फेल हो गए। अच्छा। तो 2003-4 की मेहनत हमारी 2012 में सब मिट्टी में मिल गई। जितनी भी हमने मेहनत की थी सारी मिट्टी में मिल गई। 2 दिन तो इस जंगल में आने का मन नहीं हुआ, तीसरे दिन किसी तरह से मैं आया यहाँ पर, तो आंखों से आंसू थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। ये अयार का पेड़ है, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं अयार का पेड़ है। अच्छा। ये अयार की खासियत क्या है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। इसका जो शहद निकलता है, अच्छा। वो विश्व के शुद्धतम शहदों में से एक है। अच्छा। ये इसका जो शहद है मेडिसिनल प्लांट से, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। और अभी तो बहुत छोटा पेड़ है, जब बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है तो इसमें फूल लगते हैं। अच्छा। तो हमारे दादाजी लोग बताते थे कि शहद की एक क्रॉप निकलती है उस टाइम पे, उसको अयार की क्रॉप कहा जाता है। तो अयार के पेड़ पूरा काला शाह पेड़ था, उसमें छोटी सी कली झांक रही थी, बर्ड ऑफ होप कहता हूँ मैं उसको। उस कली ने हमको आशा दिखाई कि कुछ हो सकता है। तो फिर बाद में जब दोबारा नजर आई तो हमको एएनआर समझ में आया कि एएनआर क्या है। अब एएनआर को कहते हैं असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। एएनआर का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो कहता है कि अगर किसी पेड़ को आप ऊपर तने से काट दीजिए, अच्छा। तना तो नष्ट हो गया, लेकिन जड़ें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं और उन जड़ों में नए पौधों को जन्म देने की अद्भुत क्षमता होती है। मतलब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और देखिए, किसी भी पौधे का जन्म 2 चीज से होता है, बीज से होता है या उसकी स्टेम से होता है, जब हम जैसे गुलाब की कटिंग लगा देते हैं। लेकिन तीसरा है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक की ताकत इतनी जबरदस्त है, मैं दिखाना चाहूंगा सर आपको। ये हमारा बुरांस है, ये हमारा स्टेट ट्री भी है। अब आप देख सकते हैं, एक बुरांस का पेड़ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, बढ़िया आप आगे वो सर, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, और यहाँ तो इतने छोटे छोटे ये निकल के आए हैं। अब ये प्रश्न उठता है, ये पेड़ आए कहाँ से जी? और एक कुदरतन हो रहे हैं। और मजे की बात क्या है, बुरांस को हम लोग आज तक नर्सरी में नहीं उगा पाए हैं। अच्छा। ये इतनी अद्भुत चीज है, इसको कुदरत अपने आप पैदा करती है, अपने हिसाब से होता है। वो क्या है मैकेनिज्म, वो कुदरत बेहतर जानती है, हम उसको समझा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ चमत्कार हुआ है एएनआर का। अब आप इतने इस पैच में आप देख रहे हैं, बाकी आप अगर ऊपर भी नजर दौड़ाएंगे, ये सब पूरा जो जंगल डेवलप हुआ है ये एएनआर से हुआ है। अच्छा। अब एएनआर कहता क्या है कि किसी पेड़ के आप तने को काट दीजिए, मजबूरी में काटिए, चाहे शौक जो भी कट जाए पेड़, तो तना तो नष्ट हो गया, लेकिन जड़ें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं और उन जड़ों में वापस नए पौधों को जन्म देने की अद्भुत क्षमता होती है। और ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने देखा है, ये यहीं से ये रूट स्टॉक से जन्म हुआ है। यहाँ पर जितना भी जंगल हमारा हुआ है, चाहे हमारा इसमें अयार है, बांज है, बुरांस है, काफल है, बहुत सारी जो चीजें हैं, झाड़ियां हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, ये सब 2012 में आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो इसमें असिस्टेड क्या होता है? असिस्टेड का अर्थ है कि हमने जंगल को मदद करनी है, उसको बचाना है नुकसान से और आग से। अच्छा। आग से अगर हम उसको बचा पाए तो 10 साल में जो आप यहाँ देख रहे हैं, हम उत्तराखंड के हर कोने में ऐसा जंगल डेवलप कर सकते हैं। बाकी देश के दूसरे देश के सभी हिस्सों में, ये केवल उत्तराखंड के लिए कोरिलेटेड नहीं है, ये सब जगह प्रासंगिक है। क्योंकि ये ब्रॉड लीफ ट्रीज में भगवान ने ऐसी शक्ति दे रखी है, कुदरत ने ऐसी शक्ति दे रखी है कि ये वापस जड़ों से पौधा निकल के आता है। ब्रॉड लीफ बोलते हैं, ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती प्रजाति के पेड़। तो यहाँ पर जो भी काम हुआ है, इसमें महिलाओं ने, जो हमारी इस पूरे अभियान की जान है, जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान की जान है, उन्होंने 2 चीजों में हमारी बहुत मदद की है। नंबर 1, उन्होंने आग लगने में, जब भी जंगल में आग लगती है तो हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सहयोग करते हैं। और ये क्यों करते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, इन जंगलों ने हमारे बहुत सारी पीढ़ियों को पाला पोसा है। आज लोग नौकरी कर रहे हैं, आज लोग कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हम लोग खेती और बागवानी पे निर्भर थे। तो 2012-13 के बाद हमने धीरे धीरे, जो यहाँ पे महिला मंगल दल है और स्थानीय जनता है, स्वयं सहायता समूह के लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तो धीरे धीरे लोग हमारे संग जुड़ते गए। तो हमने कोशिश की कि जो जब भी किसी भी क्षेत्र में आग लगती है हमारे क्षेत्र में, तो आधे घंटे के भीतर हम आग पे काबू पा लें और उस आग को बड़ी फायर या लंबी आग बनने से रोक दें। तो जो आधे घंटे का जो समय होता है, स्टार्टिंग में जो हम महिलाएं होती हैं, जो हमको पहुंचने में, वन विभाग को पहुंचने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है, तो जो स्थानीय जनता अगर वहां पे पहुंच जाए
और उन्होंने जो वहाँ पे वो अपना मोर्चा संभाल लेती हैं, वो आग पे काबू कर लेती हैं, तो उससे हमें बड़ी राहत होती है और उससे जो ये आग होती है बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने से बच जाती है। तो और इसी का परिणाम है कि जब ये सब झुलसे थे तो 2012 के बाद ये यहाँ पे जो छोटे छोटे पौध हैं इन्होंने अपनी ग्रोथ पकड़नी शुरू कर दी। आज ये एक मिश्रित जंगल के रूप में पूरे रूप में मिश्रित जंगल के रूप में ही बन चुका है। तो आशा देवी जी, आप बताइए कि ये जो जंगल है इसका आपके जीवन में क्या महत्व है और क्या रिश्ता है आपका इन जंगलों से? जी, जंगल से तो हमको सब कुछ मिलता है। पर्यावरण की कमी हो जाती है जब जंगल नहीं होते हैं, पानी की कमी हो जाती है, गाय बच्चों के लिए चारा कम हो जाता है, तो जी। बहुत सारे कमियां हैं जिसकी वजह से जंगल कटने से, जलने से। आप लोगों ने बहुत कोशिश की है जंगल बचाने की, तो क्या-क्या आप लोगों ने तरीके अपनाए हैं जंगल बचाने के? हमने ये चौड़ी पत्ती काटना रोका और ये फलदार ये काफल, बुरुश, बाँज ये रोका हमने सब ये जंगलों से काटने के लिए। और आग बुझाई, घर से हम आग लगती है तो तुरंत भाग-भाग के रात के 9 बजे भी होते हैं हम तब भी आ जाते हैं। तो आपके घर वाले वगैरह क्या बोलते हैं? आप अगर रात को बचाने जाते हैं तो आप कुछ कहते नहीं कि आप ये काम? कहते तो हैं अब कहते हैं रात को जल जाओगे, इधर-उधर क्यों जा रहे हो रात को, दिन में तो चले जाते हो, रात को क्यों जाते हो? ऐसे बोलते हैं, घर वाले तो बोलते ही हैं। तो कितने साल से आप ये सब काम हम कर 2003 से लगे हैं। 2003 से? हाँ। अच्छा। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपका जो मेहनत आप लोगों ने किया है उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको? पहले तो जंगल बहुत अच्छा था, उसके बाद खत्म हो गया था ऐसे ही जल कर। फिर उसके बाद हमने कोशिश की, जैसे कि अब ये पिरुल है ना, ये चीड़ का एक वो है पत्ता, जी। ये तो जल के तो फटाफट जल जाता है, लेकिन जब ऐसे ही पेड़ होते हैं तो ये चीड़ के जो फल होते हैं यहाँ पर अटक जाते हैं ये सारे। हुँ। ये ऊपर तो रहते नहीं है, गिरते हैं तो सीधा एक पेड़ के ऐसे कोने में ऐसे छिप जाते हैं। इन्हीं पर ज़्यादा आग होती है और यही पेड़ों को नुकसान करते हैं। हम पहले ये तो जल के चले जाएगी, ये तो बुझ भी जाती है, लेकिन इनका बुझना मुश्किल होता है। ये एक सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना पेड़ के किनारे, जी। तब जाके ये बुझना मुश्किल हो जाता है, हम इनको बुझाते हैं ज़्यादा। ये जो है इसको बोलते हैं हम फायर बॉम्ब। जंगल में आपको चीड़ के जंगल में ये सबसे ज़्यादा मिलेगा, ये गिरा हुआ। तो क्या होता है जब ये आग में जल जाता है, मान लो ये डाउन है क्योंकि यहाँ समतल तो है नहीं कहीं पे, तो ये आग में जलते-जलते जब इसको थोड़ा-सा ढीला मिलता है तो ये गिरता है यहाँ से। और हम कहते हैं कि नीचे आग नहीं लगी है तो यहाँ से गिरेगा, यहाँ से नीचे जाके दूसरे जंगल में आग शुरू कर देगा। मतलब हम तो यहाँ आग बुझा रहे हैं, लेकिन वो दूसरी जगह आग लग जाएगा। इसको हम बॉम्ब बोलते हैं, हमारे यहाँ पर फायर बॉम्ब हुआ है। तो ये बड़ा नुकसान हमारा करता है वहाँ। फॉरेस्ट फायर जो है इस जंगल का सबसे बड़ा खतरा है और फॉरेस्ट फायर को रोकने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो महिलाओं की है, ग्रामीणों की है। मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूँगा कि अगर जिस पैच पे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस इलाके में जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले यहाँ पर कोई पहुँच सकता है तो वो है ग्रामीण, वो है ग्रामीण महिलाएं। तो हमने शीतलाखेत मॉडल में ये स्थापित कोशिश की है, महिलाओं को इस स्तर पे जागरूक किया है, मेहनत की है। इसमें धामस है, नौला है, सल्ला है, भाकड़ है, मटीला है, सूरी है, गड़सारी है और रोंडाल है। इन गाँव की महिलाएं जंगल में आग लगने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंतजार नहीं करती हैं, वो खुद ही आग बुझाने आ जाती हैं क्योंकि जंगल उनके हैं। तो इंदिरा देवी जी, आपको भी लगता है, सबको ये लगता है कि जंगल बचाने का काम आप लोगों का खुद का है, आप किसी दूसरे पे नहीं सोचते? नहीं, अपने आप पर है सब। अपने आप करते हैं। हम घर वालों की भी नहीं सुनते हाँ, हैं। नहीं सुनते हैं। जब जंगल में आग लगे पहले आग बुझाने आ जाते हैं, फिर घर जाके थोड़ा बहुत लड़ाई का मौका हो तो लड़ाई करते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। ये किस बात पे लड़ाई होती है घर पे? अरे ऐसे ही छोड़ के चले गए, रात और दिन ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। हम सुनते हैं एक कान से और निकाल देते हैं, फिर दोबारा तो हमको अभी जाना ही पड़ता है, किसी दिन और जाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा लड़ाई भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों को एक टाइम इकट्ठा करने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लग जाता है, 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गाँव। अच्छा। हम फोन पर ही संपर्क करते हैं, किसी दिन फोन में पैसे होते हैं, नहीं होते हैं, फिर दूसरे के घर जाते हैं, फिर उससे कहते हैं तू मिला फोन, तो जाके ऐसे हम इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कोई थोड़ी देर में आता है, कोई 1 घंटे के बाद आता है, कोई पहले चला आता है, ऐसे होता है। तो कितने दीदी लोगों को इकट्ठा कर लेते हो आप? हम तो 100-200 तक। अच्छा। वो भी हमारे गांव के। अभी हमारे साथ छोटे 18 साल से बड़े बच्चे भी आते हैं, लड़के। अच्छा। चलो कहते हैं हम उनसे भी, आदमी भी आते हैं,
तो ये ऐसा जंगल बचाने का कितने गाँव पे बात आती है? कितने गाँव वाले मिलके ऐसा रोकते हैं? एक ही गाँव वाले आते हैं कि बाकी दूसरे गाँव वाले भी? वो जो दूसरा गांव है वो अपना जंगल बुझाते हैं, हम अपना जंगल बुझाते जी। हैं। अगर नहीं बुझ पाए तो हम दूसरों को भी बुलाते हैं, हम भी उनके वहां जाते हैं। अच्छा, जब जहाँ आग लग जाती है वहां जाते अच्छा हैं। दूसरों को भी मदद की हाँ। कर देते हैं। होता है तो जब हम आग लगती है जंगल में, तो जो शुरुआती हमारा दौर होता है, तो एक व्हाट्सएप जो ग्रुप हमारा बना हुआ है जंगल के दोस्त, उस पे एक मैसेज आ जाता है। जो भी उस आग को देखता है या जिसको भी उस आग का पता लगता है कि इस जगह पे आग लगी हुई है, तो उस पे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक व्हाट्सएप मैसेज वो डाल देते हैं कि यहाँ पे ये आग लगी हुई है। तो जितने भी गाँव के हमारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो भी वॉलंटियर उससे जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं तुरंत कि भैया उस जगह पे हमको पहुँचना है। तो एक दूसरे से फ़ोन पे संपर्क करके उसके बाद हम लोग उस जगह के लिए मूव करते हैं। अब मूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक तो अभी इक्विपमेंट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है यहाँ पर आग बुझाने के लिए। दूसरा क्या है, किसी के पास रेक अगर थोड़ी बहुत हैं किसी आस-पास में, तो 2-3 4 रेकें हम लोग निकलते हैं। साथ में एक पानी की बॉटल लेके जाते हैं। तो ये हमारा शुरुआती होता है कि हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आधे घंटे के अंदर हम आग को काबू कर लें। क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि आधे घंटे के अंदर जो आग होती है बहुत ज़्यादा फैली नहीं होती है। तो जब आधे घंटे के अंदर हम उसे जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, इमीडिएटली वहाँ पे एक्शन हो जाता है, तो वो आग काबू हो जाती है। लेकिन अगर आग बहुत दूर लगी हुई है जंगल में, तो आधे घंटे के बाद अगर हम वहाँ पहुँचते हैं, तो वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी होती है। तो उसको काबू करने के लिए फिर मैन पावर भी उतनी चाहिए होती है। मान लो हम 10 लोग गए, 20 लोग गए, तो एक इतनी बड़ी धार में आग लगी हुई है, तो वो 10 और 20 लोग उसको नहीं बुझा सकते हैं। तो फिर क्या होता है, उसमें फिर क्रॉस फायरिंग करनी पड़ती है हमें। एक क्रॉस लाइन देनी पड़ती है। जो रास्ता होता है, रास्ते-रास्ते पूरा पिरूल साफ करके तो उससे उल्टी आग देनी पड़ती है हमें उसके विपरीत दिशा में। तो जब वो दोनों आग आपस में टकराएँगी, तो वहीं पे आग खत्म हो जाएगी। ये होता है। फिर क्या होता है, उसमें जो है उस दौरान हमारे लिए पानी जितना हम लेके गए रहते हैं वहाँ पे, तो वो पानी तो हमारा खत्म हो चुका होता है। मान लो जंगल में बहुत दूर पानी है, तो बड़ी समस्या आ जाती है कि पानी कहाँ से आएगा उस टाइम। भूख लग गई, आपको खाने का टाइम है या ये है, तो वो कहाँ से आएगा? तो ये सारी बहुत बड़ी समस्याएँ वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। दूसरा क्या है, जब वो आग हम बुझा रहे होते हैं और उसमें क्रॉस फायरिंग कर रहे होते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आँख से आँसू, नाक से आँसू, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा कि आँख से आँसू के साथ-साथ नाक से भी आँसू निकलता है और साँस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत होने लगती है। वो इसलिए होती है, जिस साइड को हवा होती है, उस साइड को पूरा वो धुएँ का गुबार जाता है और हम मुश्किल से अपने बगल वाले को नहीं देख पाते हैं। इस तरह का वहाँ पर उसमें धुआँ होता है, इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो ये जो है हमारा पहला स्टेप वहाँ पर रहता है। तो ये जो आपने लिया हुआ है यंत्र, ये क्या चीज़ का है? इसका क्या काम है? जी, हम इसको ऐसा करते हैं, ये सफाई करते हैं रास्ते की। अच्छा, कोई बीड़ी पिए तो वो माचिस गिरा देता है, आग लग जाती है, इसलिए हम पहले ही रास्ते साफ कर देते हैं। तो ये साफ करने के काम आता है। हाँ। और आग रोकने के लिए कोई ऐसा यंत्र या औज़ार होते हैं आपके पास? आग हमारे कैसे रोक पास अभी तक वो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जंगल से झाड़ी-हाड़ी तोड़ते हैं और हुँ। ऐसे बुझाते हैं इससे। ऐसे करने से आग बुझ जाती है? हाँ, बुझ जाती है। तो उनको बुझाने के लिए कुछ किट वगैरह दी जाती है, क्या करते नहीं, देखिए शुरू में हम लोग अभी तो फिलहाल उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। जो हमारे ये काफल की झाड़ियाँ हैं या कोई और झाड़ियाँ हैं, इन्हीं के माध्यम से बुझा के हम लोग उसको आग को बुझाते हैं। दूसरा एक रेक होता है, वो अच्छा। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो वो रेक से भी हम लोग पिरूल साफ करके आग बुझाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर पैच है, ये इसको बोलते हैं फायर लाइन, जिस पर आप चल रहे हैं। ये एक फायर लाइन है, ये ब्रिटिश टाइम से बनी हुई है। इससे नीचे की हिस्से में आग लगी थी इस बार जी। ये आग आई थी, क्राउन फायर आई थी। आप देख पा रहे हैं काफल के पेड़ झुलसे हुए हैं सब जी। ये क्राउन फायर थी। आप समझ सकते हैं, आप इस पेड़ से पेड़ में आग आ रही है, तो मेरी क्या बिशात के मैं उसको रोक पाऊंगा। तो आग उस नीचे में थी, तो हमने क्या किया, ये पूरा पैच इधर को साफ किया और यहाँ से नीचे को आग लगा दी। अच्छा। तो वो आग और ये आग दोनों टकराए, वहीं बुझ गए। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता, हम कुछ नहीं करते, तो ये आग यहाँ से निकल गई होती है ऊपर, और उसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं सर। अब आप समझ रहे हैं, इतने 25-30 फुट ऊंचे पेड़ चोटी तक झुलसे हुए हैं, उससे कौन लड़ेगा। तो ये क्राउन फायर को रोकने का सबसे बढ़िया माध्यम ये हमारी फायर लाइन से है। अगर हम जंगलों में ये फायर लाइन की संख्या बढ़ा सकें, अच्छा, जितनी ज्यादा फायर लाइन्स होंगी, हम उतने हिस्से को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर ये फायर लाइन सपोज यहाँ पर नहीं होती, तो ये आग निकल गई होती ऊपर। तो ये फायर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जंगलों को रोकने के लिए। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी कि इन फायर लाइन्स को संख्या बढ़ाई जाए और जहाँ जहाँ पर जरूरत है इनकी साफ सफाई भी की जाए।
तो जब आग बुझाते होंगे तो पास जाके करते हैं, तो क्या क्या खतरा होता है आपको, मुश्किल होती है, कैसे करते हैं? जी खतरा होता है, क्यों नहीं होता है, आग जो ठहरी हो। और इसमें तो आग बहुत तेज जलती है, जी। जितना बुझाओ उतना अपनी तरफ आती है आग की लपक। कभी हाथ जलते हैं तो कभी आगे के बाल जल जाते हैं। तो क्या करते हैं, फिर घर में आके कुछ लगाते हैं, घरेलू दवाइयाँ लगाते हैं और दूसरे तीसरे दिन ठीक हो ही जाता है फिर। अब अच्छा। ज़्यादा लग गया तो हमारे साथ में हमारे पाठक भैया है डॉक्टर साहब, हाँ। उनसे मांग लेते हैं दवा। अच्छा, हाँ लेकिन आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये काम नहीं करें हम, आपको फिर भी आग बुझाने का काम में आप लोग लगे रहते हैं? उस टाइम तो हम सब भूल जाते हैं। उस टाइम हाँ। कहाँ देखते अपनी उस टाइम हम जिंदगी। न बच्चे भी देखते हैं अपने, न अपने को देखते हैं, कुछ सब भूल जाते हैं। तो अपने से ज्यादा आप हाँ, जंगल की जंगल की है। सुरक्षा करते हैं हाँ। ऐसा? कभी गिर भी जाते हैं, इसमें नहीं फिसलने वाला है ये। हाँ जी, इसमें मैं चला चलो, था इसमें, हाँ फिसला है ये। फिसल भी जाते हैं। कभी सर में चोट भी आती है पत्थरों से। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से जंगल में ये जो लकड़ी उकड़ी काट के ले जाते हैं, ऐसे कभी भी ऐसे लोगों को आपका सामना करना पड़ा, उनको रोकना पड़ा? जो सूखी लकड़ियाँ होती है हमारे गांव, हम कहते हैं हमारे गांव वाले कहाँ जाएंगे, तुम हमारे गांव से ले जाते हो तो हमारे गांव कहाँ जाएगा। तो वो कच्ची लकड़ियाँ जब ले जाते हैं तो हम उनको पकड़ते हैं, डांटते हैं और अपने औरतों को बुलाते हैं, घेर लेते हैं उनको, गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं, शिकायत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कभी कोई माफ़ी मांगते हैं तो कोई। अच्छा, हाँ तो वन विभाग को भी बता सकते हैं आप ये बातें, कंप्लेन लिखवा सकते हम हैं? लोग खुद बुलाते हैं खुद उनको, बुलाते हैं उनको। उसी समय बुलाते हैं, तुरंत यहाँ पहुँचो, यहाँ ऐसा ऐसा काम हो रहा है करके। अच्छा, तो ये वन विभाग के साथ जुड़ के आप लोग उनको इस बातों को रोक पाते हैं फिर? हाँ अच्छा, तो दीदी आप बता रहे थे कि ये चोट लग जाती है और कई बार आपका हाथ जल जाता है, तो इसमें आपको लगता है कि ऐसे कामों के लिए कुछ सुरक्षा के लिए कोई बीमा वगैरह होना चाहिए, बीमा योजना होनी चाहिए? जी, छोटे मोटे तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अब कहीं पर जान चली जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बीमा होता तो बच्चों का काम आ जाता। हम तो गए अपने काम से कम बच्चों का तो कुछ हो जाता, बच्चों के देख रेख के लिए हो ही जाता फिर। और छोटे मोटे तो कोई बात नहीं, छोटे मोटे तो हम चला ही लेंगे, ऐसी कर ही लेते हैं। पर ऐसा पहले कभी नुकसान हुआ है तो कहीं से कोई मुआवजा या कुछ मिला है आपको कभी? अभी तो भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, किसी भी जंगल के जो फायदे हैं उसको मापने के, उसको जांचने के 4 मानक हैं। पहला मानक है कि वो सरफेस रन ऑफ कितना घटाता है। सरफेस रन ऑफ का मतलब है जब बारिश ऊपर से हो रही है तो बारिश का पानी कितना बह रहा है और कितना ज़मीन के अंदर जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट तभी है जब बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाए। तो वो जंगल की गुणवत्ता को मापने का एक मानक है। दूसरा मानक है कि सॉइल इरोजन कितना घटता है जंगल होने से। देखिए, मिट्टी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी जगह अगर बायोडाइवर्सिटी होनी है या जैव विविधता पनपनी है तो मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो बारिश में बह जाए तो वो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हमारा होता है। तो जंगल उसको भी रोके, तो ये उसका दूसरी गुणवत्ता है। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कार्बन एब्जॉर्प्शन कितना कर सकता है। इस वक्त आप देख रहे हैं विश्व में सबसे बड़ी चिंता ग्लोबल वार्मिंग की है, जलवायु परिवर्तन की है। 1688 में जहाँ कार्बन का लेवल 150 ppm था, आज वो बढ़ के 450 ppm पहुँच गया है। और यही सबसे बड़ा जो कारक माना जा रहा है पृथ्वी के तापमान गर्म होने का, और ये सारी जो क्लाइमेट चेंज की गतिविधियाँ हैं, इसका सबसे बड़ा कारक यही माना जा रहा है कि कार्बन लेवल बढ़ गया है। तो जंगल क्या वास्तव में कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये चौथा मानक है जंगल की गुणवत्ता नापने का। और जो तीसरा मानक था वो ये है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कितनी है। अब हमने मोनोकल्चर चीड़ लगा दिया यहाँ पर, हमने कहा बहुत बढ़िया जंगल है हमारे पास चीड़ का, लेकिन बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जंगल है अपने आप में, लेकिन मैं तो उसको जंगल के बजाय पेड़ों का झुरमुट कहना पसंद करूंगा। और यही प्लांटेशन में हो रहा है। जो लोग प्लांटेशन के पैरोकार हैं, जो प्लांटेशन की पैरवी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन कुदरत क्या चाहती है, वहाँ पर क्या बेस्ट हो सकता है, उसको निर्णय करने वाले हम नहीं हैं, वो कुदरत खुद ही करती है, जैसा कि ANR में होता है। अच्छा, अगर इन चारों कंपोनेंट्स को आप तुलना करें ANR के जंगल और प्लांटेशन के जंगल से, तो आप पाएंगे कि ANR के जंगल में सबसे पहले सरफेस रन ऑफ घट के आधा रह जाता है। अगर आप प्लांटेशन का जंगल और ANR के जंगल की तुलना करें तो ANR के जंगल में बारिश का पानी आधे से ज़्यादा ज़मीन के अंदर घुसेगा और आधा बाहर निकल जाएगा, लेकिन प्लांटेशन जंगल में ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा सर, हमने कहा कि सॉइल इरोजन कितना घटता है, तो इस मामले में अभी सॉइल इरोजन में मिट्टी जो ANR के जंगल है वो ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है इस वक्त के हिसाब से, कार्बन एब्जॉर्प्शन,
कितना हम कार्बन अब्जॉर्ब कर पा ये रहे तो हैं। बहुत बड़ी बात चल रही है सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। तो इस मामले में एएनआर के जंगल पूरे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर हमको कार्बन को घटाना है, वायुमंडल से कार्बन को वापस स्थिर करना है धरती पर, भूमंडल पर, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे एएनआर के जंगल बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और जो चौथा सर, बायोडाइवर्सिटी के लिए, अभी तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी भी हमारी धीरे धीरे घट रही है। वो बड़ा एक खतरा है हमारे लिए। उससे क्या फायदा है बायोडाइवर्सिटी? देखिए, बायोडाइवर्सिटी में अगर आप ये समझें कि ये पूरी जो एक सृष्टि है, इसमें हर एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है। अगर कोई समझे कि इंसान समझे कि मैं बाकी चीज़ों के बगैर रह जाऊंगा, वो दैट इज इम्पॉसिबल। ऐसे ही कुदरत में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, उसके बाद छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसके बाद फूल पत्ते, पेड़ पौधे, घास, श्रब सब चीज़ें हैं, ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। उसमें से अगर आप किसी भी चीज़ को हटाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पर जाता है। तो उसको बचाने में भी एएनआर के जंगल हमारे लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये 2 अनुसंधान हुए हैं। यूएन की एक विंग है FAO, अच्छा जी, उसने इसका रिसर्च की है। दूसरा, चीन में एक अनुसंधान हुआ है जहाँ पर लगातार 30 साल के लंबे अध्ययन के बाद पाया गया है कि एएनआर के जंगल जो हैं वो कृत्रिम जंगलों, जो प्लांटेशन के जंगल, उनके मुकाबले और जो पुराने फॉरेस्ट हैं उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। तो इसलिए हमें एएनआर के जंगलों को ही आगे लाना चाहिए। तो आपने जो ये जंगल बचाने और ये एएनआर का जो किया है मॉडल, ये आपको शायद आप जाना जाता है शीतला खेत मॉडल। जी जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि 2003-4 से जो हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान को, इस बार माननीय सीएम उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको अप्रिशिएट किया। और उस जो जंगल बचाने का जो महिलाओं का प्रयास है, ग्रामीणों का प्रयास है, साथ में वन विभाग की जो भूमिका है, उनको मिला जुला के शीतलाखेत मॉडल कहा जा रहा है। अच्छा। शीतलाखेत मॉडल की अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें, मैं इसमें 4 चीज़ों में कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, जंगल हमारे हैं। हम इस इलाके में ये नहीं मानते कि जंगल जंगलात के हैं। ये जंगल हमारे हैं। हमारे इसलिए हैं क्योंकि इससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, घास है, पिरूल है, लकड़ी है, छिलका है, गुलिया है, जो भी उसकी दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं वो जंगल से मिल रही हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब हमारी ज़रूरत के वक्त जंगल हमारा है, तो जंगल में जब आग लग रही है, जंगल में जब नुकसान हो रहा है, तब भी हमारा है, तब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है। ये हमारे इलाके में एक भावना है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये कहता है कि जब तक जंगलों पर लोगों की निर्भरता खत्म नहीं होगी तब तक जंगल नहीं बचाए जा सकते हैं। सर, एक पुरानी कहावत है, भूखे पेट ने भजन को पाला। ठीक है, जंगल से हमें लकड़ी भी चाहिए, जंगल से हमें हल भी चाहिए। अब अगर हम लोगों को विकल्प दे सकें, हम लकड़ी की जगह उनको सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर दे सकें, लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल, वीएल, शाही हल जैसे है या शाही दनेला वो दे सकें, तो लोग जंगल नहीं आएंगे, जंगल नहीं कटेंगे। अब जंगल नहीं कटेंगे तो निश्चित रूप से जंगल हमारे को और चीज़ में फायदे देंगे। तो इसी माध्यम से हमें अभी लोहे के हल मिले हैं। अच्छा। जिससे हम अपना काम लोहे के हल से चलाते हैं। और अभी एक दनेला है जिसमें 6 कांटे, पेड़ के 6 टहनियाँ लगती हैं। और 6 टहनी, एक पेड़ से 6 टहनी कटेंगी तो 250 लोग काटेंगे तो कितने टहनियाँ बचेंगी। तो इसीलिए अभी दनेला भी लोहे का मंगा रखा है। ये लोहे का हल वगैरह आपको कहाँ से मिल रहा है? ये शाही देवी हल करके मिलता है। अच्छा। हाँ। तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना हाँ, पड़ता है? सर, हाँ। हाँ, सर, हाँ। कितना पैसे देते देते हैं। सरकार भी कहाँ से देगी? 350 रुपये देते हैं एक हल का। तो वो हल अच्छा काम करता है? हाँ सर, बहुत अच्छा। अच्छा। पहले तो मतलब गांव में आदमी लोग कहने लगे लोहे का हल हल्का हो रहा है, हाँ। ऐसे गहरा चले जा रहा है, जमीन के अंदर चले जा रहा है, बहुत मतलब परेशानी हो रही है, ये बोलते थे। तो धीरे धीरे करके अब हल वो सभी लोग यूज करने लग गए। अब सही भी है। तो ये आप जैसे जंगल वगैरह, पेड़ वगैरह नहीं काटते, और कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनमें ज़्यादा बढ़त हो जंगल के एरिया में? ऐसा कुछ और भी है तरीका जो आप अपनाते हैं, ऐसे कोई काम? जंगल में अभी तो हमने सोच रखा है कि हरेले में हम हर जंगल में पेड़ लगाएं। अच्छा। फलदार वाले पेड़ लगाएं कि ग्रुप के हिसाब से बनाएं। और ऐसा तो है नहीं कि गांव की सभी महिलाएं वहाँ पर पेड़ लगाने चले जाएं। अच्छा। नहीं जाएंगी, बोलेंगे तो हम मतलब 100 में से लगा लो तुम 20 महिलाएं कुल जाएंगी, क्योंकि पहले काम करने में बहुत कठिनाई होती है। तो हम कह रहे हैं कि खुद हम लोग जाके वहाँ पर ऐसा कुछ करें जो पेड़ लगाएं, जंगल को आगे बढ़ाएं। अगर हम साथ दें, हमारे मन में हो कि अग्नि ना लगे जंगलों में, और हम अपने खेतों को, कांटों को कहीं इकट्ठा करके बाद में जला लें, कुछ और कर लें, तो हमारे जंगल बच सकते हैं। और जंगल बचेंगे तो हम बच सकते हैं। क्योंकि ये कोरोना ने सिखाया है, बीते हुए 2 सालों में कोरोना पहाड़ों में उतना हावी क्यों नहीं हो पाया। प्लेन्स में जो मतलब हर दिन लाखों करोड़ों में केस थे, तो पहाड़ों में कोई केस था तो उनकी इम्यूनिटी पावर, जो उनके अंदर जो ऑक्सीजन ज़्यादा थी, तो उसको कंट्रोल करके वो बच पाए वो लोग।
तो ये अग्नि अगर नहीं लगेगी तो सारी जड़ अग्नि से है, अग्नि नहीं लगेगी तो जंगलों में साल भर के लिए पानी हो जाएगा। आने वाले सालों में 2-3 सालों में मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी लोग एक फ़ोन कॉल में, एक व्हाट्सएप मैसेज में जैसे पहुंच रहे हैं जंगलों में, कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण में आ जा रही है अग्नि, ऐसे सालों में कुछ सालों में व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज हों कि आज फलाने सालों में, इतने सालों में यहाँ पर आग नहीं लगी है, ऐसे मैसेज आना मैं उम्मीद करती हूँ कि 2-3 सालों में व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आए कि इतने सालों से इस जंगल में आग नहीं लगी है। का स्वरूप आपको बदलता हुआ नजर आ रहा होगा। डेंस हो गया। ये डेंस हो गया है जंगल, और ये सब ANR का देन है, इसमें कोई भी प्लांटेशन नहीं किया गया है। अच्छा। और यही जंगल हम लोग चाहते हैं जी। जो हमारे सारे जो पेड़ हैं ये नेटिव फॉरेस्ट है हमारे। बांज हो गया, बुरांस हो गया, अयार हो गया, काफल हो गया, एक तो ऊपर के पेड़ हो गए, फिर नीचे उसमें हर्ब्स हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर बहुत छोटे पौधे हैं। जो एक आइडियल जंगल को होना चाहिए वो पूरा निकल के आ रहा है धीरे धीरे करके सब साफ।